नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। दरअसल हुआ है क्या कि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति बनाई गई थी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह समिति लगातार काम कर रही थी। 2 सितंबर 2023 को ही इस समिति का गठन कर दिया गया था। 191 दिनों तक इस समिति ने विभिन्न एक्सपर्ट से बात किया। उसके बाद इस पर एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट तैयार किया गया। यह रिपोर्ट जो है उसमें 8 खंड शामिल हैं और इसमें 18,626 पेज मौजूद हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट को आज ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया है। ये रिपोर्ट उन्हें दे दिया गया है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, कुछ बातें तो हमारे पास जानकारी है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, लेकिन इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक अभी सरकार करेगी या ना करेगी, इस पर फैसला होना बाकी होगा। हो सकता है नई सरकार का गठन हो जाए, यानी कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो संभव है नई सरकार जो आए फिर वह इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और उस पर काम शुरू हो पाए। तो जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य क्या है। देखिए, शाब्दिक अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए। यहां कहा जा रहा है वन नेशन यानी कि भारत एक देश है, अगर राष्ट्रीय पटल पे इसे समझने की कोशिश करें, और वन इलेक्शन तो एक देश में एक ही बार चुनाव व्यवस्था हो जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप जानते होंगे कि देश में अभी जैसे लोकसभा चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव हुआ तो विभिन्न समय पर आप देखते होंगे साल भर किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा होता है। कभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कभी राज्यसभा का चुनाव होता है, कभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होता है। और आप जहां से ताल्लुक रखते होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत से रखते हो, नगर पंचायत से रखते हो, तो उसका निकाय चुनाव भी होते रहता है। यानी कि देश भर में पूरे साल भर में यह देखा जाता है कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा है। और इस वजह से क्या होता है, सरकारी मशीनरी जो है वह चुनाव कराने में उलझी रह जाती है और विभिन्न जो विकास के कार्य हैं उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तभी यह घोषणा किया गया था कि हम इस बात को लेकर के पहल करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो इसको लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रहा था। पहले विधि आयोग ने इससे संबंधित रिपोर्ट दे दिया था और अब जो है कोविंद समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस पर अब जो है थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे, इसके तमाम पहलू की चर्चा कर लेंगे। कुछ बातें जो अभी सामने आई है यह देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें कही गई है, इस समिति में सदस्य कौन कौन से रहे हैं, और चूंकि ये जो है अभी का जो ये टॉपिक है वह आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है यूपीएससी का 26 मई को, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इस पर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए, यहां पर पहली बात तो हमने समझ लिया है कि रिपोर्ट सौंप दिया गया। अभी के सभी न्यूज़पेपर में यह देखने को आपको मिलेगा 18,626 पेज का एक भारी भरकम रिपोर्ट यह दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न एक्सपर्ट से बातें की गई, काफी सारा रिसर्च किया गया। 191 दिनों तक इस समिति ने इस मुद्दे पर काम किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 सितंबर 2023 को ही इस समिति का गठन हो गया था। तो तमाम चीज करने के बाद इस समिति ने फाइनली जो है रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंप चुके हैं। तो अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में 2 तरह की बातें की गई है। पहले कहा गया है कि इस रिपोर्ट को 2 चरण में आप देखिए, यानी कि जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन या फिर आप निकाय चुनाव की बात कहते हैं, तो कहा गया कि आप इसे 2 चरण में देख लीजिए। और कहा कि पहले चरण में क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव रख लीजिए, ठीक है, और दूसरे चरण में क्या होगा कि आप नगर पालिका का चुनाव रखिए और जो पंचायत चुनाव होता है यानी कि स्थानीय चुनाव ओवरऑल के हैं तो उसको रख लीजिए। और ये दोनों चुनाव जो हो 100 दिन के अंदर हो जाए। कहने का मतलब समझे आप? चलिए यहां समझ लीजिए। कहा जा रहा है यहां पर कि पहला चरण यानी कि फर्स्ट चरण जो है उसमें आप क्या कर लीजिए, लोकसभा और यहां पर विधानसभा का चुनाव करा लीजिए, ठीक है। दूसरे चरण में क्या कीजिए कि आप जो है स्थानीय स्तर की जो चुनाव है, स्थानीय चुनाव, इसमें पंचायत चुनाव भी हो सकता है और नगर पंचायत का चुनाव भी होगा। ये चुनाव फिर सेकेंड चरण में कराइए। और पहले चरण से दूसरे चरण के बीच की जो अवधि हो उसके लिए कहा गया है कि आप 100
दिन का समय रखिए, यानी कि 100 दिन के अंदर ये चुनाव संपन्न करा लीजिए। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होना है वह मानते हैं कि मार्च में हो जाएगा, हम मोटे तौर पे लेते हैं कि मार्च के लास्ट तक ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब मार्च से 100 दिन जोड़ लीजिए, ठीक है, और यानी कि मोटा मोटी 3 महीना रख लीजिए, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो जून तक आप क्या कीजिए, सभी जगहों पे जितने भी राज्य हैं सभी के स्थानीय चुनाव करा लीजिए, और यहां पर राज्य का विधानसभा का चुनाव भी जो है आप लोकसभा के साथ ही कर लीजिए, ये कहा गया है, ठीक है, यानी कि ये यहां पर सिफारिश की गई है, मोटे तौर पर यह बात इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दूसरी बात एक और कहा गया है कि चुनाव में जो आप जानते हैं मतदाता चुनाव करते हैं तो उसकी मतदाता की सूची निकलती है, तो एकल सूची की बात की गई है, यानी कि एकल मतदाता सूची, समझिए इस बात को, एकल सूची। अब एकल सूची कहने का मतलब क्या है, यह मतदाता से संबंधित है, जो भी भारत के नागरिक आप जानते हैं कि 18+ हो जाते हैं वे चुनाव में मतदान कर पाते हैं, ठीक है। तो इनका कहा गया कि एकल सूची बनाइए। एकल सूची कहने का तात्पर्य यहां पर है साझा सूची से। अब फिर कहेंगे आप तो और पहले बुझा रहे हैं, साझा सूची कहने का तात्पर्य देखिए, अभी क्या होता है कि यदि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके लिए अलग मतदाता सूची तैयार होता है, यहां समझ लेता है। यहां पर देखिए अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो इसके लिए जो मतदाता सूची होगा वह अलग तरीके से तैयार होता है। लेकिन यहीं पर मैंने कहा कि दूसरे चरण में कहा गया कि स्थानीय चुनाव कराइए, तो स्थानीय चुनाव यानी कि नगर पंचायत की चुनाव होगा या फिर नगर पालिका का चुनाव होता है, तो यह किसके अंतर्गत होता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग काम करती है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। इस सब चीजों को नोट करते चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके लिए मतदाता सूची तय करती है। तो यह मतदाता सूची जो हो गया अलग हो गया, किससे? ये जो लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदाता सूची तैयार हुआ था, इससे ही स्थानीय स्तर का अलग हो गया। तो इस रिपोर्ट में यह बात भी कहा गया कि ये जो मतदाता सूची आप तैयार कर रहे हैं वह एकल कर लीजिए, साझा कर लीजिए, यानी कि एक ही सूची तैयार हो जाए। वही व्यक्ति लोकसभा का चुनाव डाल रहे हैं, वही विधानसभा का डाल रहे हैं और वही स्थानीय स्तर के चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि एक बार अगर काम करेंगे तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह होगा कि समय की बचत हो जाएगी, जितने भी संसाधन इसके लिए लग रहे हैं संसाधन की बचत हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर एक चीज और जो है वह क्या है? पैसा, यानी कि जो आप इसके लिए रकम लगा रहे हैं तो अमाउंट भी कम लगेगा, ठीक है। और जितने भी आप मशीनरी हैं, जो भी प्रशासन की चीजें हैं, वह उनका समय बचेगा तो वे बाकी चीजों को कर पाएंगे इसका इस समय पर। यह मामला पूरा यहां पर समझ में आ गया कि रिपोर्ट में मुख्य बातें यहां पर क्या कहा गया। अब एक बात यहां पर समझ लीजिए, अगर देश में एक साथ चुनाव होता है, जितने भी चुनाव हैं एक साथ संपन्न हो जाए, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 चरण में करा लीजिए 100 दिन के अंदर, तो यहां पर संविधान में कुछ संशोधन की भी आवश्यकता पड़ सकती है ताकि उसको लेकर के व्यवहारिकता पे से उतारा जा सके। क्योंकि देखिए यह एक कॉम्प्लेक्स मैटर तो जरूर है। आप पूरे देश में, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं इसे लोकतंत्र, तो आप यहां पर जब चुनाव कराएंगे तो व्यवहारिक रूप से यह काम थोड़ा सा असहज करने वाला लगता है। और व्यवहारिक रूप से असहज तो है ही, इसके अलावा जो कानूनी दांवपेच है ना, संवैधानिक उपबंध है, इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा लगता है संशय की स्थिति बन जाता है। इसको भी दूर करने का प्रयत्न किया गया और कहा गया इसके लिए संविधान के तहत कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि इस मुद्दे को, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को आप धरातल पर उतार सके। अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं जरा देखिए। आर्टिकल 83 के बारे में कहा गया संसद के सदनों की अवधि से संबंधित। आप जानते हैं संसद के सदन जो है उसकी अवधि कितनी होती है? 5 साल, यह बताया गया है। तो यहां पर जो कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित मुद्दा जो है अनुच्छेद 83 में। अब इसको लेकर के क्या सुझाव दिया गया? देखिए जब ये रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाएगा तो और डिटेल से हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जितनी जानकारी है उस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित जो उपबंध है उसमें भी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। क्यों ये सब होगा उस पर मैं बताऊंगा अभी। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की
अवधि से संबंधित। यहां पर समझिए आर्टिकल 83 था संसद, और यहां पर 172 जो है वह राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है, और राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है 5 ईयर्स का, ये भी होता है हमारे देश में। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित था, और यहां पर राज्य के विधानसभाओं के विघटन से संबंधित मामला है, वह अनुच्छेद 174 में है। ठीक है। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन, आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन की जो बात करते हैं आप, ये अनुच्छेद 356 के तहत, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। अब यहां पर देखिए ये तो फैक्ट हो गया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों? एक यूपीएससी एस्पिरेंट अगर इन्हीं चीजों को पढ़ेगा तो आखिर क्या समझने की कोशिश करेगा? कहते हैं ना बिटवीन द लाइन स्टडी करना चाहिए। तो क्या देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक चुनाव में क्या क्या आएगा? लोकसभा और मुख्य रूप से विधानसभा देश भर की। तो जाहिर सी बात है इससे संबंधित जो भी आर्टिकल होगा और इससे संबंधित जो भी आर्टिकल होगा इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता तो होगा ही, ताकि ये जो कानूनी और संवैधानिक अड़चन आ रहा है इसे दूर किया जा सके। मामला समझ में आ रहा है? और यहां पर तो लोकसभा से संबंधित जो आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है संसद के सदनों से संबंधित मामला जो है उसके लिए यहां पर इस आर्टिकल में काम करना पड़ेगा, और लोकसभा के विघटन की जो व्यवस्था की गई है उस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही विधानसभा की अवधि से संबंधित मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, उसके विघटन से संबंधित। क्योंकि मान लीजिए आपको एक उदाहरण के तौर पे यहां पर बता देता हूं कि देश भर में चुनाव अभी हो गया 2024 में, ठीक है, और अगला चुनाव 5 साल बाद, क्योंकि यहां पर कहा गया है ना संसद के सदनों की अवधि से संबंधित मुद्दा, तो यहां पर यह कहता है अनुच्छेद 83 कि 5 साल का अवधि देगा, तो 2029 में अगला इलेक्शन होगा। ठीक है। इसके साथ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी होता है। मान लेते हैं कि अभी हरियाणा में देखें, कल ही नई सरकार आई है, तो संभव है हरियाणा जैसे ले लेते हैं, लोकसभा के कुछ ही दिन बाद हरियाणा में चुनाव होता है, दिल्ली में 1 साल बाद चुनाव होता है, बिहार में वही 1-1.5 साल बाद चुनाव हो रहा होता है। अब इन राज्यों को इकट्ठा कर लिया जाए और इनका इलेक्शन जो है इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है मई वगैरह में, उसके साथ ही करा दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने हरियाणा लिख दिया, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, यहां पर दिल्ली लिख लिया, बिहार लिख लिया, ठीक है। अब इनका चुनाव भी अभी ही करा दिया जाए 2024 में। लेकिन क्या हुआ कि ये हरियाणा और दिल्ली की सरकार जो है वह 5 साल चल गई, 2029 तक चल गई, हम सीधे अब 2029 में पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में जो है सरकार डवाडोल की स्थिति रहती है, पिछले 10 साल से तकरीबन यही देखा गया है, ठीक है। तो बिहार में क्या हुआ, सरकार 2029 तक नहीं रही, 2024 में इलेक्शन हो गया, सरकार बन गया, मुख्यमंत्री शपथ ले लिए, पूरा मंत्रिमंडल काम कर रहा है। लेकिन 24 के बाद क्या हुआ, अचानक से देखा गया 2026 में मुख्यमंत्री साहब का मन बदल गया कि अब इस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, किसी और पार्टी के साथ हमारा मन लग रहा है, उनके साथ हम सत्ता में जाएंगे। तो यहां पर सरकार जो है डवाडोल की स्थिति में आएगी, या यह संभव है कि सरकार यहां गिर भी जाए। अब यहां पर मुद्दा फंस गया, क्योंकि आपने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक बार चुनाव हो गया, अब सबका चुनाव अगले 5 साल बाद होगा। यहां पर आपने ये किया भी, लेकिन यहां पर 2024 के बाद अगला चुनाव 2029 में बिहार में होने वाला था, सरकार तो 2026 में ही गिर गई। फिर आप क्या करेंगे? यही व्यवहारिक प्रश्न यहां पर बना हुआ। इसको लेकर के कुछ बातें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो संबंधित अनुच्छेद हैं, चाहे वो लोकसभा की अवधि को लेकर के बात कर रहा हो, चाहे वो राज्य विधानसभा को लेकर के बात कर रहा हो, और दोनों ही सभा की, मतलब लोकसभा की और विधानसभा के विघटन की जो बात कर रहा है, इससे संबंधित प्रावधान जो है, जो अनुच्छेद इसकी व्याख्या करता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक। दूसरी बात, यहां पर समझ लीजिए, राष्ट्रपति को जो यह अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, कि यदि आपको लगता है कि किसी राज्य में वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मशीनरी है, वह विफल हो गया है, फिर आप वहां पर क्या कीजिए, संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो यहां पर मान लीजिए, देखिए देश में, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले भी देखा गया है कि देश में एक ही साथ चुनाव होता था, विधानसभा का चुनाव भी और लोकसभा का चुनाव भी। लेकिन कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि सरकार गिरती गई और कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता गया। इसको लेकर के फिर टाइमिंग चेंज होता चला गया। अभी मैं आपको फैक्ट के साथ वो बता भी दूंगा। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता हो जाएगी कि किसी राज्य में इस तरह की स्थिति हो जाए, जैसे बिहार में ही 2026 में सत्ता गिर जाए और वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ जाए।
तब जाकर के क्या चेंजेस किया जाएगा, इसमें भी सुधार की आवश्यकता होगी। तो यहां पर यह बात आप डिबेट समझ गए, यानी कि ये जो अनुच्छेद है, ये सभी अनुच्छेद आपके लिए एग्जाम के नजरिए से देखेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगा। अब कुछ और बातें कही गई है रिपोर्ट के आधार पर। विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। विकास प्रक्रिया कहने का यहां पर क्या तात्पर्य है? जैसा मैंने कहा कि पूरी टाइम जो है हमारी मशीनरी, हमारे सुरक्षा बल, प्रशासन, वो इलेक्शन कराने में ही लग जाते हैं। फिर आदर्श आचार संहिता लग जाता है, उसमें आप कुछ काम कर नहीं सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पास हो नहीं सकता है, रोड बन नहीं सकता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम वगैरह टल जाते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है, विकास का काम ठप हो जाता है, वहां राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, तो इससे लाभ मिलेगा। और सामाजिक एकजुटता, सामाजिक एकजुटता के लिए आपको व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी देश में इलेक्शन होता है, आप देखते हैं क्या हिंदू मुस्लिम राइट चलता है, जाति का मुद्दा अचानक से उभर के आ जाता है, आरक्षण वाला मसला उभर के आता है, कोई राज्य का कोई क्षेत्र है कुछ विशेष मांग कर रहा होता है, कोई कहता है संविधान की 6ठी अनुसूची में मुझे डाल दो, कोई कहता है मुझे विशेष प्रावधान दे दो। अब ये सब चीज देखते हैं ना, इलेक्शन के ठीक पहले हो रहा होता है पूरे देश में। तो यही कहा जा रहा है कि इस वजह से पूरा साल यदि ये सब चलता रहता है तो सामाजिक ताना बाना के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और ये चीजें अगर एक बार साल में हो जाए, चुनाव हो जाए, फिर 5 साल बाद, तो यहां पर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शिता, समावेशिता और सहजता को लेकर के भी यहां पर बात की गई है। निश्चित तौर पर यहां पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव हो रहा होता है, सरकारें उस हिसाब से नीति निर्माण कर रही होती है और यह समस्या का कारण बनता है। और इस सब वजह से क्या हो जाएगा, मतदाता का विश्वास बढ़ेगा। मतदाता का विश्वास इसलिए बढ़ने की बात की जाती है कि यहां पर राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें शुचिता आएगा और फिर मतदाता को लगेगा कि हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वे हमारे हित के लिए नीति निर्माण कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, और मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा कि नहीं, और लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर ही है, जाहिर सी बात है। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना की सिफारिश भी यहां पर की गई है। ये सारी बातें जो है हमने किया ही है कि मशीनरी को फायदा मिलेगा, जो भी मैन पावर है, सुरक्षा बल को सही जगह पर तैनात किया जा सकता है, ये सब बातें भी इसके तहत किया गया है। अब जरा सा हम एक नजर डालते हैं पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद समिति पर, ठीक है। इस समिति को लेकर के क्या क्या कहा गया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सितंबर के तारीख 2 में 2023 को इस समिति का गठन किया गया। 191 दिनों तक यह समिति काम करती रही, उसके बाद इसने रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रेसिडेंट को सौंप दिया। इस समिति का उद्देश्य क्या था, यह टटोलना था कि लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, स्थानीय स्तर के चुनाव हो गए, इन सभी को किस तरह से एक साथ कराया जा सके, क्या क्या इससे उलझे हुए मुद्दे हो सकते हैं और जो मुद्दा होगा उसका समाधान कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर यह जांच पड़ताल करती और फिर जो भी इनको लगता उसके आधार पर सरकार को यह जरूरी सिफारिश करती, जो कि अभी किया भी गया है। 8 खंड 18,626 पेज का भारी भरकम रिपोर्ट सौंपा गया है इसी के तहत। अब इस समिति के सदस्यों की बात करते हैं तो 8 सदस्य इसमें शामिल थे। इस समिति की अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब कर रहे हैं, और इसमें देखेंगे तो एक जाने माने वकील को भी शामिल किया गया है। देखिए ये 8 सदस्य हैं, इनके नाम पर अभी आप ध्यान डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सरकार इस मुद्दे को लेकर के कितना संवेदनशील है। सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक करके कदम रख रही है ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो पाए, इसीलिए आप इनके नाम पर और चेहरे पर नजर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं भी आपको बताता भी हूं। देखिए एक तो हो गए पूर्व राष्ट्रपति हमारे, ठीक है। अब पूर्व राष्ट्रपति जो हैं आप एक समझ लीजिए कि ये लॉयर भी रहे हुए हैं, ठीक है, ये वकील रहे हैं और ये यूपीएससी क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है। तो इनको आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति रहे हुए हैं, इससे पहले ये राज्यपाल रहे हुए हैं। तो कहने का मतलब है इनका जो सफर है वह काफी विविधतापूर्ण रहा है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं तो समझ है इनको इन सब चीजों की बहुत बेहतर ढंग से, इसीलिए इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया इसका। और फिर हरीश साल्वे जो है वह वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इसमें शामिल किए गए। हरीश साल्वे जो हैं अपने आप में ही इस देश के
के बहुत जाने माने वकील माने जाते हैं, संविधान पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फेमस केसेस पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए, देश के जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इसमें शामिल हैं। वह एक पार्टी से संबंधित हैं, बीजेपी से। बीजेपी ही इस बात को लेकर के आगे आ रही है कि मुझे किसी भी हाल में वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है, तो ये भी इसमें शामिल है, देश के गृह मंत्री ही। दूसरी बात कि अन्य पार्टी को भी किसी तरह का समस्या ना हो, इसके लिए यहां पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी, तो ये विपक्ष के नेता हो गए, इन्हें भी इस कमेटी में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जो है गुलाम नबी, ये पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उसके बाद स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बना लिया है, डीपीए पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, तो गुलाम नबी साहब। उसके बाद देखिए गुलाम नबी साहब जो हैं काफी ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, राज्यसभा में लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है, तो सरकार ने इन्हें भी शामिल कर लिया कि आप अपनी योग्यता और अनुभव जो है हमारे साथ कमेटी में आके साझा कीजिए। अब यहां पर समझ लीजिए, एक पूर्व राष्ट्रपति, एक वकील, 3 नेता, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। और 3 नेता जो हैं देखिए, ये गुजरात से आते हैं, ये बंगाल से आते हैं, ये जनाब जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो विविधता देखिए व्यक्तियों की, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो पूरी विविधता रखी गई है। उसके बाद यहां पर देखिए होता क्या है ना, कई बार नियम कानून बन जाता है। अब नियम कानून क्या होता है, पूरी तरह से आदर्शवादी स्थिति को लेकर के बनाया जाता है ताकि कोई चूक उसमें ना रह जाए। लेकिन समस्या उसके बाद आती है, और समस्या उसके बाद आती है कार्यपालिका को, कि कार्यपालिका का काम है कि उस कानून को, संविधान के उस उपबंध को धरातल पर उतारना। इसके लिए जो ऑफिसर होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहां कानून तो अच्छा बन गया, लेकिन धरातल पर उतर ही नहीं पा रहा, यानी कि व्यवहारिक रूप से वो करेक्ट नहीं था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, 3 ऑफिसर को भी इस कमेटी में शामिल कर दिया। जाहिर सी बात है, इनका लंबा अनुभव रहा है अपने प्रशासनिक कार्य करने के दौरान, तो इन्हें भी शामिल कर दिया ताकि ये समझ पाएंगे कि धरातल पर जो चीजें हम कह रहे हैं उसको धरातल पर लाने में कितनी मुश्किलें आ सकती है, तो उसका पहले ही समाधान कर लिया जाए। एनके सिंह बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं, अपने आप में सिविल सर्वेंट भी रहे हैं और 15वें वित्त आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप के नाम से आप परिचित होंगे ही, लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हुए हैं और संविधान के बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं। उसके बाद संजय कोठारी का नाम भी आप पहले से सुन रखे होंगे, परिचित हैं, बहुत ही कुशल, इन्हें जो है एक तरह से प्रशासक कहा जाता रहा है, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हुए हैं। तो सरकार देखिए किस तरह से इसमें कमेटी में विविधता लाई है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि कमेटी के नामों की विविधता देखेंगे, इनके अनुभव और इनकी योग्यता को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सरकार इस बात को लेकर के बेहद संजीदा स्थिति में है और फूंक फूंक करके कदम रखती हुई नजर आ रही है। अब एक देश एक चुनाव को लेकर के वर्तमान में, जैसा मैंने कहा, लोकसभा विधानसभा चुनाव आप देख ही रहे हैं कि समय पर चलते रहता है। इससे क्या होता है कि साल भर जो है मशीनरी उलझी रहती है, काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर अगर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे मशीनरी का दुरुपयोग तो होता ही है, लोगों का सामाजिक ताना बाना टूटता है, और ये सब अगर एक साथ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बेहतर होगा। मतदाता क्या कर सकते हैं कि एक ही दिन जाएं और पहले वो लोकसभा के लिए वोटिंग कर ले कि अपने जो उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, किस कैंडिडेट के नाम पर वह संसद का वोट करना चाहते हैं दे दे, फिर विधानसभा के आधार पर वो वोटिंग कर दे, और अगर ये पहले चरण में हो जाता है तो दूसरे चरण में वह स्थानीय स्तर का चुनाव कर ले, यानी कि एक ही दिन में वो अपना वोट डाल सकेंगे एक साथ। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा देश में पहली बार नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात का काफी विरोध करते हैं। देखिए, उन्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देश के लिए यह कोई नई बात नहीं है, यह चीजें तो पहले से ही प्रैक्टिस होता रहा था। बीच में कुछ मामला गड़बड़ हो गया और अलग अलग चुनाव होने लगे। देखिए, वर्ष 1952 में, 1957, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं, आजादी के बाद से ही। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच में ऐसा समय आया कि बहुत सारे राज्य सरकारें अचानक से गिरने लग गई। 1968-69 के बीच बहुत सारे विधानसभा में इस तरह की स्थिति हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं बिहार का उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि बीच में ही इलेक्शन कराना पड़ा। 5 साल की अवधि था, 3 साल ही सरकार चल पाई, कहीं 4 साल चली, कहीं 2 ही साल चली, कहीं 6 ही महीना सरकार चली, कहीं 4.5 साल चली। अब अलग अलग फिर चुनाव कराना
कराना पड़ा और लोकसभा चुनाव जो है 5 साल के अंतराल पे चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ, टाइमिंग चेंज होता चला गया। अब इसके पक्ष में क्या तर्क है? कुछ लोग इसके पक्ष में है कि नहीं, बिल्कुल समय के साथ जो है हमें बदलाव करना चाहिए और एक साथ ही हम चुनाव करा ले, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्तर का। तो इनका कहना है कि देखिए चुनावी लागत जो है उसमें कमी आएगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके पक्ष में है, चूंकि जो चुनाव कराना पड़ता है उसमें राजनीतिक पार्टियों का बहुत ज्यादा खर्च होता है। आप तो देख ही लोगे, यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें भी आजकल बहुत ज्यादा खर्च होता है। ग्राम पंचायत का, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है आजकल उसमें भी बहुत खर्च होता है। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का तो छोड़ ही दीजिए हाल। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार ढंग से कर सके। तो कहने का मतलब समझ लीजिए, जबकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उनका ये हाल है। तो कहने का मतलब है ये लागत बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी देखने को मिलेगी। और सिर्फ ये पार्टियों का खर्चा होता है या सरकारी मशीनरी का भी होता है? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग करा रही है, चुनाव आयोग को फंडिंग होता है, चुनाव आयोग ये सारा काम करती है, सेना को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, पूरी व्यवस्था ईवीएम, अब जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ पर कक्ष की व्यवस्था करना। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर पैसा खर्च करना पड़ता है, इसमें कमी देखने को मिलेगा। सुरक्षा बलों की बात मैंने पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है सुरक्षा बलों को देखेंगे मूवमेंट कराना पड़ता है, पूरी तरह से पुलिस फोर्स जो है उसी काम में लगी रहती है और बाकी जगह चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लेकिन पुलिस चुनाव करा रही है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास समय होगा। वैसे भी हमारे पास देखेंगे पुलिस की संख्या बहुत सीमित है, तो हमारे लिए जो जरूरी मुद्दे हैं उसके लिए सुरक्षा बल काम कर पाएगी। उसके बाद मैंने पहले भी कहा, सामाजिक ताना बाना को लेकर के देश में बार बार चुनाव होगा तो जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों पर लगातार चर्चा होता है और इन सब चीजों से क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ये लागू हो जाता है, जैसा कि अभी भी होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि कोई किसी तरह की नियुक्तियां होने वाला है, वह नियुक्ति नहीं होगा, वहां पर कोई एग्जाम वगैरह भी टल जाता है, ट्रांसफर की बात होती है, पोस्टिंग की बात होती है, ये सब थप जाता है। किसी नई तरह की योजना के बारे में सरकार अगर के नहीं बोल सकती है, तो ये सारे विकासात्मक कार्य जो है रुक जाता है कुछ दिनों के लिए, और यह अपने आप में जनता के लिए, भारत की जो आर्थिक समृद्धि है या आर्थिक विकास है उसके सेहत के लिए बहुत बुरा हो जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि में कमी आ जाएगी, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में ये लगा होता है या फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां भी पूरे देश में लागू होता है, तो इसमें कमी आ जाएगी और फिर विकास के काम हो पाएंगे। लेकिन इसके विरोध में भी कुछ तर्क है। अब देखिए, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ऐसा नहीं है कि हाँ पक्ष की बातें ही करनी है, आपको विपक्ष की बातें भी करनी है और विपक्ष की बातें किसी भी पूर्वाग्रह में आकर के नहीं करना है, बिल्कुल तटस्थ होकर के और बिल्कुल ही तार्किक अंदाज में करना है। ठीक है, पक्ष की बातें भी भावुकता पूर्वक नहीं, तार्किक ढंग से करना है। तो हमने पक्ष की बातें देख लिया, अब हम विपक्ष के तर्क को देखते हैं। अब जब हम विपक्ष की बात करेंगे तो हम पूरी तरह से विपक्ष बन जाएंगे। ठीक है, इस मुद्दे को अच्छे से हम पोस्टमार्टम करेंगे। राष्ट्रीय चुनावों में राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं और स्थानीय चुनाव जो होता है स्थानीय मुद्दा होता है। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि भैया आप कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, निकाय चुनाव भी साथ होगा, तो ये मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। अब राष्ट्रीय मुद्दा में जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा आप देखेंगे कि चीन, पाकिस्तान, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएगा। अब ये चीन पाकिस्तान का मुद्दा अगर पूरे देश भर में चल रहा है तो आपको लगता है कि विधानसभा का चुनाव अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में हो रहा है, यहां पर मराठा आरक्षण को लेकर के बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि ये इसके सामने ये मुद्दा टिक पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा कि स्थानीय मुद्दा उसमें कहीं ना कहीं खो जाएगा। अच्छा, ये तो फिर भी विधानसभा की बात कर रहा हूं, और निकाय चुनाव होता है, फिर वहां पर क्या? निकाय चुनाव तो बहुत स्थानीय स्तर पर होता है। मेरी गली में नाला बना कि नहीं बना, मेन रोड मेरे गांव से होके गुजरा कि नहीं गुजरा। अब देखिए जनता जागरूक हो रही है। अब ये चीजें तो अच्छी है कि इस पर जनता का ध्यान जाए, लेकिन साथ ही चुनाव हो रहा है, साथ चुनाव हो रहा है तो लोग ये नहीं देखेंगे कि मेरी गली में नाला बना कि नहीं बना, लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान को हमने ठीक रास्ते पे ले आया कि नहीं लाया। यानी कि स्थानीय मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और राष्ट्रीय मुद्दा पर इलेक्शन हो जाएगा, और राष्ट्रीय मुद्दा पर इलेक्शन होगा तो संभव है कि वे उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर चयन होकर के आ जाएंगे जो कि योग्य नहीं थे, जिन्हें जनता को नहीं चुनना था। तो यहां पर एक बात तो है ही, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ
डेमोक्रेसी में हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जनता जो है वह जागरूक हो रही है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, तो क्योंकि इसका विपक्ष है तो तर्क भी जान ले पक्ष का। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, इससे पहले चलते हैं, जैसे कि अभी 24 में हो रहा है तो 2019 का देख लेते हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। अब दिल्ली की स्थिति एक केस स्टडी करते हैं और दिल्ली का ले लेते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली का देख लेते हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है वह 7 संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। यहां से 7 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा सकते हैं। तो 2019 में जब इलेक्शन हुआ, देखिए कितना दिलचस्प ये केस स्टडी है। यहां पर लोकसभा के इलेक्शन में जो 7 उम्मीदवार जीते, संसद के चुनाव में एमपी बने, वह भारतीय जनता पार्टी के बने, बीजेपी से बने, ठीक है। लेकिन उसके 1 साल बाद ही, जैसे कि 2019 में हुआ, तो 20 या 1-1.5 साल में दिल्ली में फिर चुनाव हो जाता है। अभी जैसे 24 में लोकसभा का चुनाव होगा तो 1-1.5 साल में ही फिर दिल्ली का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का। तो ऐसे ही 2019 में हुआ, उसके अगले साल ही तो कह सकते हैं कि 1-1.5 साल में दिल्ली का चुनाव हो गया। और ये दिल्ली का चुनाव जो हुआ वो विधानसभा का चुनाव हुआ। अब यहां पर समझ लीजिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां पर एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा वोट मिल गया, 70 सीट है विधानसभा का दिल्ली में और इनको 63 सीट आ गया। अब सोचिए, वही जनता 1 साल पहले वोटिंग कर रही है तो पूरा का पूरा सीट दे रही है, 7 के 7 सीट दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दे दिया। उसके मतलब ये दोनों बिल्कुल अपोजिट पार्टी है, तो इसको 7 सीट दे दिया। और फिर अगले साल ही ठीक चुनाव हो रहा है तो वही जनता वोटिंग करने वाली है ठीक अगले साल। इस पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं गया, एक तरह समझिए 70 में से 63 सीट जो है वह आम आदमी पार्टी को मिल गया, दूसरी विपक्षी पार्टी को मिल गया, ठीक है। इसके यहीं तक नहीं, अभी और आपको सुनना है। और क्या सुनना है? कुछ ही समय बाद अगर यहां पर स्थानीय चुनाव हुआ। स्थानीय चुनाव मतलब मेयर का जो चुनाव होता है दिल्ली में, मेयर वगैरह अब तो एक ही होने लगा, पहले 3 हुआ करता था। तो मेयर का चुनाव हुआ, इसमें फिर से जनता ने क्या किया? बीजेपी को वोट कर दिया। अब समझ लीजिए, लोकसभा देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना, राज्य चलाना है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आप चुनाइए, और स्थानीय स्तर गली मोहल्ला सब करना है तो फिर से बीजेपी को वोटिंग कर दिया। अभी हालांकि मेयर के चुनाव में यहाँ पर विजय जो है केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन 2019 का स्टडी मैं कर रहा हूँ। यानी कि देखिए 3 लेयर पर चुनाव हुआ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, और यहाँ पर जनता ने अपना कर्तव्य दिखाया। यानी कि कहने का तात्पर्य है जनता राजनीतिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जागरूक हो रही है। यही चीज आप बिहार को लेकर के देखेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव होता है, 40 सीट है बिहार में लोकसभा चुनाव का, 40 सीट है। 40 में 39 जो है 40 में 39 सीट जो है वह एनडीए जीत जाती है। एनडीए कहने का मतलब है बीजेपी और उसके गठबंधन की जो पार्टियां होती है वह जीतती है। और ठीक 1-1.5 साल बाद यहां पर है विधानसभा चुनाव होता है, और विधानसभा चुनाव में यहां पर आप देखेंगे बीजेपी यहां जीत रही है और बीजेपी को विधानसभा में केवल 56-57 सीट आता है। अब आप सोच सकते हैं, तो कुल मिलाकर के ये चीजें देखेंगे तो आप यहां पर ये समझ पाएंगे कि जनता राजनीतिक तौर पर जागरूक हो रही है। इसलिए जनता से हम ये कह सकते हैं कि वह मुद्दे को समझ सकती है। यह बात मैं कहना चाह रहा था, जनता में इतनी समझ है कि वह राष्ट्रीय मुद्दे को और स्थानीय मुद्दे में अंतर समझ पाएगी। लेकिन एक मुद्दा तो है ही विपक्ष का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए, नियमित चुनाव के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव होता है तो देखते हैं सरकार फटाफट काम करना शुरू कर देती है कि यहाँ पर गली मोहल्ले में रोड बन रहा है, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सही हो गई है, कोई और मुद्दा वहां चला रहा है, आरक्षण वगैरह से संबंधित है, सरकार को कुछ सब्सिडी वगैरह देना है, बिल माफ करना है, किसानों को कुछ लाभ देना है, सरकार तुरंत सारा काम करना शुरू कर देती है। यानी कि बार बार चुनाव होने से यह देखा गया है कि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सुनना सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाता है। लेकिन एक बार चुनाव हो गया 2024 में और सरकार को यह पता है कि अब सारा चुनाव 2029 में होगा, तो मुझे बताइए इस 5 साल के दरमियान में सरकार जनता की सुनेगी? सरकार कहेगी 2029 में चुनाव होना है, 2028 से आपकी बात हम सुनेंगे, और ये बीच का जो 4 साल है ना, ये अपनी बात में रखूंगा। यहां पर इस बात की पूरी संभावना तो है ही, यही यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन फिर से वही विपक्ष है तो पक्ष का तर्क लीजिए। देखिए, समय के साथ क्या हो गया है, जो दबाव समूह होता है ना सरकार पर, यह बढ़ता जा रहा है। विभिन्न एनजीओ हैं, आज के समय में सोशल मीडिया,
हर दिन जो है सरकार का मूल्यांकन हो रही है, सरकार की निंदा हो रही है। तो दबाव समूह इतना ज्यादा काम कर रहा है सिविल सोसाइटीज का कि यह जो है अब सरकार लोगों की इच्छा की अवहेलना नहीं कर पाएगी, जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आएगी। वही बात जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसकी चर्चा हमने पहले की ही है और मैंने समिति के सदस्यों को समझाते हुए ये बताया आपको कि सरकार व्यवहारिक पक्ष की में जो समस्या आ सकता है पहले ही दूर कर लेना चाहती है। पहली बार तो लोकसभा संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करके सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सरकार सदन में बहुमत खो देती है यह व्यवस्था फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये बातें हमने पहले भी आपको कहा, बिहार को एग्जाम्पल देकर के 29 में ना कि 26 में ही सत्ता गिर जाए। लेकिन यहां पर एक मुद्दा हो सकता है, इस रिपोर्ट में भी थोड़ा सा हिंट इसको दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 2029 में, यहां लिखता हूं 2029 में इलेक्शन होना है, 2024 में सारा इलेक्शन हो गया और 2029 में अब ये होना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2026 में ही बिहार में सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो देखिए यहां 26 में बिहार में सरकार गिरी है, 3 साल यानी कि सरकार का टर्म बचा हुआ था। तो अब जो नई सरकार का गठन हो, यह किया जा सकता है कि नई सरकार जो है यहां पर वह बचे हुए 3 साल के लिए ही आए, यानी कि इसका अवधि 2026 से फिर 5 साल के लिए ना हो। बची हुई सरकार, जो नई सरकार आई, बची हुई अवधि के लिए आए। ये सरकार अगर 28 में गिरती तो यहां पर यह कहा जा सकता था, जैसा मैंने कहा आर्टिकल 356 आपको बताया था इसलिए कि राष्ट्रपति शासन की बात की थी मैंने, तो आर्टिकल 356 को के तहत यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि 2028 में यह सरकार गिरती है तो हमने देखा कि 1 साल ही बचा हुआ है, तब तक या तो कार्यवाही सरकार एक बनाई जा सकती है न्यू गवर्नमेंट 1 साल के लिए, या फिर उस जगह पर अगर कम अवधि के लिए 6 महीना 1 साल समय बचे तो राष्ट्रपति शासन लगा करके अगले जो टर्म है वहां तक उसे पहुंचाया जा सकता है। या ऐसे भी किया जा सकता है, अभी ये रिपोर्ट में चूंकि चीजें आएगी तो और विस्तृत जानकारी मिलेगा कि 2 बार करा ले, विधानसभा चुनाव जो है 1 बार हो जाए सभी राज्यों का और आधे राज्यों का 1 बार फिर विधानसभा चुनाव हो, तो अवधि मैचिंग कराया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए यह डिबेट जरूर है कि इस मुद्दे पर बहुत सारी व्यवहारिक समस्या तो हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया जाए तो जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हो सकती है उससे हम निपट लेंगे। और ऐसा नहीं है कि यह देश पहली बार यह चीज करेगी, बल्कि पहले भी 1952 का चुनाव है, 1957 का चुनाव है, 57 के बाद 62 का चुनाव है, 1962 के बाद 1967 का चुनाव है। ये सब हमने प्रैक्टिस करके देखा है कि हमने उस वक्त विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ किया है, ठीक है। बीच में चीजें गड़बड़ हो गई तो हम चाहें तो फिर से दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित को अगर ध्यान में रखें तो राष्ट्रीय हित के लिहाज से यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित तौर पर समय बचेगा, पैसा बचेगा, मशीनरी जो इसमें बर्बाद होता है वह बचेगा। और देश की अगर देखेंगे समय के साथ अब हम वैश्विक पटल पे हैं, 90 के दशक से एलपीजी हो गया, यानी कि उदारवाद की रणनीति हमने बना ली, हम वैश्वीकरण की रणनीति बना करके आए हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जब वैश्वीकरण की बात करते हैं, आप निजीकरण की बात करते हैं, तो आपको प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे, आपको नीति निर्माण बेहतर करना पड़ेगा, तभी चीजें समय के साथ बेहतर हो सकता है। तो ये पूरा डिबेट था। अब यहां से आपको करना क्या है? आपको 2 बातें करनी है। आपको क्या करना है कि आप विभिन्न वेबसाइट पे नजर बना करके रखिए। संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है, बेहतर कंटेंट वहां मिलता है। आप क्या कीजिए, वेबसाइट को पढ़ते रहिए, जैसे समय समय पर कुछ चीजें संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर अपलोड होगा वो नई चीजें आपको मिल गया। उसके बाद संस्कृति आईएएस का मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन मिल जाएगा, उसमें ये टॉपिक अपडेट होता रहेगा। न्यूज़पेपर में विभिन्न सारे आर्टिकल अभी देखने को मिलेगा, तो उस पर भी नजर बना करके रखिए, ताकि यह मुद्दा जो है प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू होगा तो उसके लिहाज से भी तीनों ही जगह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, इस पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, यह पूछा गया है। एक देश एक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल के अंतराल में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, एक स्टेटमेंट। दूसरा, मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। भारत में
1952 से 1977 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं। इस 3 स्टेटमेंट में से आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा गलत लगता है, उसके आधार पर सही स्टेटमेंट चुनना है। फिर यहां पर 4 कूट दिया गया है, उसके आधार पर कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प सही आपको लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है ना, जिस मुद्दे से देश का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से भी, राज्यसभा चुनाव से भी, स्थानीय स्तर के जो पंचायत में, जिस पंचायत में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होने वाला है। जो व्यक्ति वयस्क हो गया है, यानी कि 18+ हो गया है, वो तो मतदाता है हमारे आपके जैसे, तो वो तो वोट डालेंगे ही। जो वयस्क नहीं हुए हैं, 16 में चल रहे हैं, स्वीट 16 जिसको कहते हैं, तो वो अगले 1-2 साल में मतदाता होने वाले हैं। यानी कि ये मुद्दा सबको प्रभावित करने वाला है। इसीलिए इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपके विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विचार को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने में व्यवहारिक समस्या आ सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, सरकार इतनी इंतजाम कर लेगी कि इन सभी चीजों को व्यवहारिक रूप से सही से करा लेगी? आप क्या मानते हैं कि देश में विभिन्न समय पर विभिन्न चुनाव होते रहते हैं, इससे क्या व्यवहारिक समस्या आती रहती है? किस तरह की समस्याओं का सामना यदि आपने कभी किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।